हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए चैप्टर 3 लेकर इकोनॉमिक्स का 10th क्लास का सोशल साइंस का। नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है के एकेडमी में। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मनी एंड क्रेडिट यानी कि मुद्रा और साख। जैसा कि आप जानते हैं, अब आप सोच रहे होंगे सर मनी तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स क्या है। बिल्कुल, आज हम समझेंगे कि एक 100 का नोट, छोटा सा नोट केवल शॉपिंग के काम नहीं आता, बल्कि इकोनॉमी को कैसे जोड़ता है। और क्रेडिट यानी लोन, यानी यह कभी फ्रेंड इन नीड बन सकता है और कभी डेब्ट ट्रैप्ड भी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा हम टाइम बढ़ा देते हैं। ये मोबाइल जी, थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ा दीजिए, प्यार से हमारी बात मान लीजिए। ओके ओके, टाइमिंग कर देते हैं 10 मिनट्स। चलिए फिर चलते हैं हम वापस टॉपिक की तरफ। वेल डन। सो तो आज हम देखने वाले हैं क्या क्या टॉपिक को देखने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी। तो विद्यार्थी इस चैप्टर के अंत तक आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले मनी क्या है, फिर बार्टर सिस्टम क्या है, इसके बाद हम समझेंगे कि बैंक्स हमारे पैसे के साथ क्या करते हैं, क्रेडिट या लोन कब हमारे लिए हेल्पफुल होता है और कब प्रॉब्लम बन सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में क्या डिफरेंस है, और अंत में हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SGS। पूरे चैप्टर को एक लाइन में समझें तो पैसा, बैंक, ऋण, साख, आर्थिक विकास, यानी कि मनी, बैंक, डेब्ट, क्रेडिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बस इसी जर्नी को आज समझना है। तो आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, व्हाट इज मनी? मनी क्या है विद्यार्थियों? मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट और आपको एक पेंसिल चाहिए। आप दुकानदार से कहते हैं भैया चॉकलेट ले लो और मुझे पेंसिल दे दो। दुकानदार कहता है मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। अब हो गई ना प्रॉब्लम। हम्म यहीं पर मनी हमारा हीरो बनकर आता है। ये आप 20 देते हैं और पेंसिल खरीद लेते हैं। इसलिए मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी हमें वस्तुओं की कीमत कंपेयर करने में मदद करता है। जैसे एक पेन 10 रुपए का है और नोटबुक 50। हम आसानी से दोनों की वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं और मनी को फ्यूचर के लिए सेव भी किया जा सकता है। इसलिए याद रखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके, चलिए अब आ जाते हैं बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम क्या बवाल है भाई? चलिए देखते हैं। कोई बवाल नहीं है, सब कुछ आसान है। मनी के आने से पहले बार्टर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था। बार्टर का मतलब है वस्तु यानी कि गुड्स का एक्सचेंज। मान लीजिए मेरे पास गेहूं है और मुझे सूज चाहिए। अब मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास सूज हो और एग्जैक्टली गेहूं चाहिए। यही कहलाता है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। ओके, नाम थोड़ा अलग बड़ा है लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। दोनों व्यक्तियों की जरूरतें एक दूसरे से मैच होनी चाहिए, यानी मेरी जरूरत आपकी वस्तु और आपकी जरूरत मेरी वस्तु। चलिए अब देखते हैं प्रॉब्लम्स विद द वाटर सिस्टम। अब इमेजिन कीजिए कि आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है। आपको आपके आपके पास 5 किलो गेहूं है। आप शॉपकीपर से कहते हैं भैया गेहूं ले लो और फोन दे दो। शॉपकीपर कहेगा भाई फोन तो दे दूं, लेकिन मैं गेहूं का क्या करूं? यही बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी। इसके साथ मुख्य प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। वैल्यू का कॉमन मेजर नहीं। कुछ वस्तुओं को डिवाइड करना डिफिकल्ट, पेरिसेबल गुड्स को स्टोर करना डिफिकल्ट,
और बड़ी ट्रांजैक्शन करना भी इनकन्वीनियंट था। अगर आज भी बार्टर होता तो शायद अमेजोन पर ऑप्शन आता, पे 50,000 और सेंड 3 गॉड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आ गया हमारा हीरो मनी। अब मनी ने बार्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मान लीजिए मेरे पास गेहूं है और मुझे सूज चाहिए, मैं अपना गेहूं बेचकर मनी प्राप्त कर सकता हूं, फिर उस मनी से सूज खरीद सकता हूं। अब मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जिसे एग्जैक्टली मेरे गेहूं की जरूरत हो, इसलिए मनी रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यही मनी की सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की। इसके दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स। करेंसी में आता है नोट्स और कॉइन्स, और डिमांड डिपॉजिट्स वह मनी है जो हमारे बैंक में जमा होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर निकाला जा सकता है। आजकल सिर्फ कैश ही पेमेंट का माध्यम नहीं है, हम बैंक अकाउंट भी पेमेंट कर सकते हैं। यानी पैसा जेब में हो, बैंक अकाउंट में, दोनों हमारे डेली ट्रांजैक्शन में यूजफुल हो सकते हैं। जैसे आप यूपीआई करते हो, फिर पेटीएम करते हो, फोन पे करते हो, और आप साथ ही साथ कैश भी पेमेंट करते हो, है ना। हम्म सो नेक्स्ट इज व्हाई आर बैंक्स डिपॉजिट कंसिडर मनी। मान लीजिए बैंक अकाउंट में 10,000 है, क्या मैं 10,000 कैश लेकर बैंक मार्केट जाऊंगा? नहीं, मैं सिंपली पेमेंट ट्रांसफर कर सकता हूं। चेक, किसके थ्रू? चेक के थ्रू, बैंक ट्रांसफर, डिजिटल पेमेंट के माध्यम से। आजकल फ्रेंड को 100 रुपए देने हो, कैश ना हो, तो फ्रेंड तुरंत कहता है यूपीआई कर दे भाई, क्या हो गया, कैश नहीं है तो अकाउंट में तो होंगे, चेक करा, और आपको करना पड़ जाता है। इसलिए हर दोस्त क्या होता है, चलिए जो भी होता है आगे बढ़ते, इसलिए डिमांड डिपॉजिट पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब इस फ्लो को ध्यान से देखिए। पीपल बैंक, बैंक डिपॉजिट लॉन्स। हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक डिपॉजिट को मैनेज करता है और बोरोवर्स को लोन्स प्रोवाइड करता है। यानी बैंक हमारा पैसा सेव करता है, सेविंग अकाउंट में रखता है, और उसी को क्या है, हमें हालांकि हमें इंटरेस्ट भी देता है बैंक, लेकिन कम मार्जिन पर, जबकि उस वैसे को कितने मार्जिन पर वो आगे ट्रांसफर करता है, लोन देता है, हाई मार्जिन पर, जिससे कि बीच का प्रॉफिट बैंक रखता है। इस तरह बैंक इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट ब्रिज का काम करता है। एक व्यक्ति की सेविंग किसी दूसरे की व्यक्ति की क्रेडिट बन सकती है, यानी आपकी सेविंग किसी और का लोन, यानी आप जो सेव कर रहे हो बैंक में वो किसी के लिए लोन होगा। हाउ बैंक्स वर्क। अब सवाल है बैंक करता क्या है। बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट्स का छोटा सा हिस्सा कैश के रूप में रखता है, और बाकी डिपॉजिट्स का बड़ा हिस्सा लोन देने में इस्तेमाल करता है। बैंक बोरोवर से लोन पर इंटरेस्ट करता है और डिपॉजिट पर भी इंटरेस्ट दे सकता है। इस तरह बैंक अपनी इनकम अर्न करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बैंक सेविंग और क्रेडिट के बीच ब्रिज का काम करता है। ओके, सो क्रेडिट लोन। अब आते हैं क्रेडिट यानी लोन पर। क्रेडिट का मतलब आज पैसा या वस्तु प्राप्त करना और फ्यूचर में पेमेंट करना, यानी कि आपने कोई भी चीज ले ली और बाद में आप पेमेंट कर रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। बोरोवर जो लोन लेता है, यानी आपने जो लोन लिया। लेंडर जो लोन देता है, यानी बैंक ने जो लोन दिया। प्रिंसिपल बोरो की गई ओरिजिनल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि आपने जितना लोन लिया वो प्रिंसिपल हो गया। इंटरेस्ट लोन लेने की एडिशनल कॉस्ट, यानी आपने जो लोन लिया उस पर आप एक इंटरेस्ट अमाउंट पे करते हैं। रीपेमेंट लोन को वापस करना। रीपेमेंट क्या होता है, लोन को वापस करना विद इंटरेस्ट, यानी जो भी इंटरेस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने 10,000 लोन लिया, बैंक कहेगा 10,000 वापस करने हैं और इंटरेस्ट भी। यही क्रेडिट का बेसिक फंडा है दोस्तों। अब आते हैं टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। स्टूडेंट्स,
क्रेडिट हमेशा बैड नहीं होता, क्रेडिट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मान लीजिए फार्मर इरिगेशन पंप खरीदने के लिए लोन लेता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, इनकम बढ़ती है और वह लोन रीपे कर देता है, यह प्रोडक्टिव क्रेडिट है। लेकिन दूसरी सिचुएशन देखिए, किसी व्यक्ति की इनकम कम है और वह हाई इंटरेस्ट लोन लेता है, उसकी इनकम नहीं बढ़ती, रीपेमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, डेब्ट बढ़ जाता है। यह सिचुएशन डेब्ट ट्रैप केस क्रिएट कर सकती है। याद रखिए, प्रोडक्टिव क्रेडिट अपॉर्चुनिटी, हाई बर्डन ऑफ लो, हाई बर्डन प्लस लो इनकम रिस्क। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। लोन लेने से पहले सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि मुझे कितना लोन मिलेगा, हमें लोन की पूरी कंडीशन समझनी चाहिए। इन कंडीशंस को कहते हैं, इनमें शामिल है इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या है? यानी कि आप कुछ गिरवी रखते हो, लोन के बदले में कुछ बैंक के पास कोई गारंटी रखते हो, दैट कॉल्ड कोलेट्रल। उसका इंटरेस्ट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मेड ऑफ रीपेमेंट क्या है, किस तरीके से वापस करना है, और ड्यूरेशन क्या है। एक मजेदार देखिए, आप रेस्टोरेंट में गए, मेनू देखा और फूड की प्राइस देख ली, लेकिन बिल की बाकी चार्जेस नहीं देखे, लाइक जीएसटी। आप कई बार देखते हो, खाना खाने बैठे, आपने देखा 100 रुपीज प्लेट खाना है, लेकिन बिल आ रहा है आपका 120। आप चौक जाते, अरे ये 20 रुपए कहाँ से है, ये 20 रुपए क्या हो गया, एक्स्ट्रा चार्जेस हो गया। तो इसलिए आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस देखें। फिर बिल आया और आप बोले, अरे ये एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ से आ गया। क्रेडिट में भी पूरी टर्म्स समझना जरूरी है। कोलेट्रल, अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब है लोन लेते समय किसी एसेट को सिक्योरिटी के रूप में रखना, यानी आपने जमीन के पेपर गिरवी रखना, हाउस लैंड हाउस, व्हीकल, प्रॉपर्टी, ये सब आप कोई गिरवी के तौर पर गिरवी रखते हो। अगर बोरोवर लोन रीपे नहीं करता तो लेंडर को प्लेज्ड एसेट्स पर अधिकार मिल सकता है, नियमों और एग्रीमेंट के अनुसार। इससे लेंडर को रिस्क कम होता है। ओके, बोर्ड एग्जाम डेफिनेशन आप कोलेट्रल की कैसे देंगे, बोर्ड के एग्जाम की डेफिनेशन। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ऑन्स and uses as a guarantee to a lender until the loan is repaid. फिर से रिपीट आफ्टर मी। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर owns and uses as a guarantee to a lender until the loan is repaid. Next, फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। अब बात करते हैं फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट की। क्या मुख्य फॉर्मल सोर्सेस हैं? कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब दो ही फॉर्मल सोर्सेस हैं, ये फॉर्मल रूल्स एंड और रेगुलेशन के तहत काम करते हैं, यानी कि बैंक सिस्टम में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रोल है। फॉर्मल क्रेडिट में जनरली डॉक्यूमेंटेशन और डिफाइंड टर्म्स होते हैं, यानी कि फॉर्मल आप जितनी भी बैंक गवर्नमेंट बैंक से ले रहे हो, गवर्नमेंट आरबीआई अप्रूव्ड बैंक से ले रहे हो, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन डॉक्यूमेंटेशन होगा ही। और एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, लोन एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले पढ़ना जरूरी है। सिग्नेचर कोई अटेंडेंस नहीं है कि बस कर दिया। ओके, इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। अब आते हैं इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। इनमें शामिल है मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। इनफॉर्मल में क्या होता है? इनफॉर्मल सोर्सेस में अब आते हैं इनफॉर्मल सोर्सेस पर। मनी लेंडर, हम मनी लेंडर से मनी लेते हैं। ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। इन सोर्सेस में कंडीशन फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की तरह स्टैंडर्डाइज नहीं होती, यानी बैंक के तरह टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। कभी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो सकता है और कभी कम भी। एक मजेदार एग्जाम, मनी लेंडर कहता है 10,000 ले जाओ, बोरोवर खुश, वाह। फिर पूछता है इंटरेस्ट कितना, मनी लेंडर कहता है वो तो बाद में बताएंगे, ले तो जाओ। इसीलिए लोन लेते समय टर्म्स को केयरफुली समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल क्रेडिट। अब स्टूडेंट्स, यह स्लाइड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल क्रेडिट में आते हैं बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनफॉर्मल क्रेडिट में आते हैं मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। फॉर्मल सोर्सेस रेगुलेटेड होते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेस में फॉर्मल रेगुलेशन कम होता है।
फॉर्मल क्रेडिट में टर्म्स जनरली डॉक्यूमेंटेड और ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनफॉर्मल क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई भी हो सकता है। एग्जाम में एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, फॉर्मल इक्वल टू रेगुलेशन, इनफॉर्मल लेस फॉर्मल रेगुलेशन। इस कंपैरिजन को टेबल के रूप में लिखेंगे तो आंसर बहुत अच्छे रूप से प्रेजेंट होगा। फॉर्मल क्रेडिट को एक्सपेंड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे बोरोवर्स को अधिक ट्रांसपेरेंट टर्म्स पर क्रेडिट मिल सकता है, मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंस कम हो सकता है, बोरोवर्स को ग्रेटर प्रोटेक्शन मिल सकता है, लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए लोन ले सकते हैं और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलता है। सिंपल में सस्ता प्लस सुरक्षित प्लस एक्सेसिबल क्रेडिट आर्थिक अवसर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ओके, क्वेश्चन क्या था हमारा, वाई शुड फॉर्मल क्रेडिट बी एक्सपेंड। तो आंसर क्या है हमारा, फॉर्मल क्रेडिट को एक्सपेंड करना क्यों जरूरी है? नंबर 1, क्योंकि इससे बोरोवर से को अधिक ट्रांसपेरेंट टर्म्स पर क्रेडिट मिल सकता है। नंबर 2, मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंस कम हो सकता है। नंबर 3, बोरोवर्स को ग्रेटर प्रोटेक्शन मिल सकता है। नंबर 4, लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए लोन ले सकते हैं। नंबर 5, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलता है। तो सिंपल भाषा में कहें तो चीप प्लस सिक्योर प्लस एक्सेसिबल क्रेडिट इक्वल टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि आमतौर पर छोटे ग्रुप्स बनते हैं जिनमें अक्सर महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल होती हैं। मेंबर्स रेगुलेटरी छोटी छोटी सेविंग करते हैं, जैसे कि 10 रुपए 20 रुपए डेली आप सेव करेंगे और आप 2000 का 3000 का वापस में लोन लेंगे बहुत सस्ते हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। फिर ये सेविंग एक कॉमन फंड बनाती है। मेंबर्स को छोटे लोन्स दिए जा सकते हैं। बैंक लिंकेज के माध्यम से लार्जर क्रेडिट भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए एसएचजी प्रमोट करते हैं सेविंग प्लस क्रेडिट प्लस सेल्फ रिलायंस प्लस वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, नेक्स्ट, एक विलेज का एसएचजी एग्जांपल, एक विलेज का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 20 वुमेन हर महीने 100 रुपीज सेव करती हैं, तो 100 इंटू 20 इक्वल टू 2000। अब ग्रुप के पास 2000 कॉमन फंड है। किसी मेंबर को छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए मनी चाहिए, ग्रुप उसे लोन दे सकता है। वह बिजनेस करती है, इनकम कमाती है, लोन वापस करती है और ग्रुप का फंड फिर बढ़ता है, यानी सेविंग, क्रेडिट, इनकम, रीपेमेंट, मोर सेविंग। यही एसएसजी की ताकत है दोस्तों। डिजिटल मनी एंड बैंकिंग। अब अपने चैप्टर को आज की मॉडर्न लाइफ से कनेक्ट करते हैं। आज हम इस्तेमाल करते हैं यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, डेबिट कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग। अगर फ्रेंड को 50 रुपीज देने हैं, आपके पास कैश नहीं है, फ्रेंड पूछता है कैश है, आप कहते हैं नहीं, फ्रेंड यूपीआई कर दे, और पेमेंट हो गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, ओटीपी, पिन और पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर मत करना, भले ही कितना क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो। इंपॉर्टेंट सीबीएसई कंसेप्ट। अब हमारा यह है हमारा स्क्रीनशॉट मोमेंट। ओके, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। मैंने बताया था आपको डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, यानी कि दोनों को ही वो चीज, अगर आपको कोई चीज खरीद, पेन चाहिए तो साथ में सामने वाले को पैसा की जरूरत होनी चाहिए, दोनों की जरूरत होगी तभी आप कोई सी सेल एंड परचेज कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट, यानी कि आप डिमांड डिपॉजिट यानी कि आप क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक में और उसके बैंक क्या करता है, लोन देता है लोगों को। कोलेटरल, यानी कि आप कुछ गिरवी रखते हैं, आप कुछ गारंटी के तौर पे लैंड रख सकते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स रख सकते हैं, ईटीसी। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि आपको क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन मिल रहा है, ठीक है। फॉर्मल क्रेडिट, यानी कि बैंक्स जितना भी आरबीआई रेगुलेटरी बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और बैंक्स जो लोन देते हैं वो फॉर्मल क्रेडिट में आता है। इनफॉर्मल में आपका हो गया दोस्तों से या फिर किसी और से लोन लेना, वो इनफॉर्मल क्रेडिट होता है। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, जब आप क्या है किसी चीज में बिजनेस में पैसा लगाते हैं और उससे और पैसा कमाते हैं तो वो डेब्ट ट्रैप नहीं है, लेकिन आप उस पैसे को क्या अपना खर्च कर देते हैं और फिर आपकी इनकम उतनी है नहीं कि आप चुका पाए, तो ये डेब्ट ट्रैप होता है दोस्तों।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अगर ये 8 कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो चैप्टर का मेजर पोर्शन स्ट्रांग हो गया है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना बिल्कुल अलाउड है, कोई पैसा नहीं लगेगा। अब टीचर मोड ऑन। रवि ने बैंक से लोन लिया, उस लोन से केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से होगा, उस लोन से मशीन खरीदी, प्रोडक्शन बढ़ा, इनकम बढ़ी और उसने लोन रीपे कर दिया, तो ये क्या होगा, डेट ट्रैप होगा? नहीं। अब क्वेश्चंस को केयरफुली आइडेंटिफाई कीजिए। बोरोवर कौन है, लेंडर कौन है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, कोलेटरल क्यों लिया गया है, फॉर्मल क्रेडिट का एडवांटेज क्या है। तो एग्जाम टिप्स की बात करें दोस्तों कि इसको स्टोरी की तरह पढ़िए, फिर उसमें दिए हुए कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कीजिए, आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब आ जाते हैं असर्शन रीजन का। अब करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस की। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सिंपल स्ट्रेटजी याद रखिए, असर्शन को इंडिपेंडेंटली चेक करो, रीजन को इंडिपेंडेंटली चेक करो, देखो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। सिर्फ दोनों स्टेटमेंट ट्रू देखकर आंसर मत लगाना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन गैसिंग। ओके, अब देखते हैं चैप्टर कितना याद रहा। मैं अभी आंसर्स नहीं बताऊंगा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आंसर चेक कीजिए और कमेंट्स में ऑनेस्टली बताइए। 8 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हैं बताएं मुझे। आप सॉल्व करिए और आपके ट्रूली आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। ओके, 8 आउट ऑफ 8 आपका एक्सीलेंट होगा, आप कमेंट में लिखिए। 7 टू 6, 6 टू 7 वेरी गुड, 4 टू 5 थोड़ी रिवीजन चाहिए, और अगर 4 से कम है कोई टेंशन नहीं, करिए और फिर कोशिश करिए। 20। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। थॉट्स का मतलब सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता, थॉट्स का मतलब थिंक प्लस अप्लाई प्लस एक्सप्लेन। आपको कंसेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना है। जैसे एक फार्मर हाई इंटरेस्ट लोन लेता है, क्रॉप फेल हो जाती है, इनकम नहीं आती है और रीपेंट डिफिकल्ट हो जाता है। आपको एक्सप्लेन करना है कि सिचुएशन डेब्ट ट्रैप कैसे क्रिएट कर सकती है, यानी रट्टा नहीं, कंसेप्ट को समझना है। बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिस पर आते हैं दोस्तों। अब आते हैं बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन पर। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 क्लियर पॉइंट्स। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेशन प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस रिलेवेंट पॉइंट्स प्लस एग्जाम्पल। आंसर को अननेसेसरली लंबा मत कर देना कि एग्जामिनर बोले भाई क्वेश्चन तो छोटा था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि एग्जामिनर बोले बाकी आंसर कहाँ है भाई। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, पॉइंट्स में आंसर लिखिए, प्रेजेंटेशन क्लीन रखिए, नॉलेज के साथ प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम्म, तो नाउ क्विक रिवीजन। अब पूरे चैप्टर को सिर्फ 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बैंक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट आज बोरो करो, फ्यूचर में रीपे करो। टर्म्स इंटरेस्ट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन, रीपेमेंट और ड्यूरेशन, ये टर्म्स होंगी। सोर्सेस, सोर्सेस दो तरह के होते हैं लोन्स के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एसएसजीस सेविंग्स प्लस स्मॉल लोन्स प्लस एम्पावरमेंट। तो पूरा चैप्टर मनी, बैंक, क्रेडिट, टर्म, सोर्सेस, एसएसजीस, बस चैप्टर पूरा, रोड मैप आपके सामने है। ओके, क्विज। अब फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे इन 5 क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। 5 क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्वेश्चंस, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स क्या है, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स क्या है,
ये आप कमेंट में भी दे सकते हैं और आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट का एक एग्जांपल बताइए, कमेंट में आप बताइए। कोलेटरल क्या है? बैंक का एक फंक्शन बताइए। एसएसजी कैसे हेल्प करते हैं? अगर आपने पांचों क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका चैप्टर काफी स्ट्रांग हो चुका है। थैंक यू, एक्सीलेंट वर्क स्टूडेंट्स। आज हमने मनी क्रेडिट को सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा, बल्कि इसे अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके समझा है। थैंक यू। लर्न, अंडरस्टैंड, अप्लाई, स्कोर बेटर। बाय बाय।